अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का ठीक। आप लोगों की पेपर्स की डेट आ गई है, पता चला है आपको? हाँ जी 13 है, 13 या 15 शायद। 15 से हैं। हाँ 15 से। तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कितने हैं? कितने सब्जेक्ट्स के? मैम 4 हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं मैम इस सेमेस्टर में? मैम टोटल 6 हैं। 6 है तो मैम प्रैक्टिकल 15 से पहले होंगे या वो बाद में? क्या पूछ रही हैं? प्रैक्टिकल हमारे जो वो होंगे वो 15 से पहले होंगे? हाँ जी, आपको 1 फ़ेब से लेकर 13 फ़ेब तक जो है ना यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, सिर्फ़ प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। ओके मैम। क्योंकि अभी ऑनलाइन तो कोई भी प्रैक्टिकल क्लास नहीं हुई होगी। तो इसलिए फिर फर्स्ट से लेकर 30 तक आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी और 15 से फिर आपके फाइनल स्टार्ट हो जाएँगे। एक तो मेरा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है और कौन-सा सब्जेक्ट है? साइंटिफिक राइटिंग वाला मैम मेहरुनिसा का। सर आपका भी नहीं है प्रैक्टिकल? आप मैम मेहरुनिसा का है। सर नहीं आफ्ताब का है, नहीं है? 2 क्रेडिट और का नहीं है मैम का? मैम का है। अच्छा। मेरे उनका क्या नाम हाँ। है सब्जेक्ट का ओए जिसका होए। प्रैक्टिकल नहीं है? मैम न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, उसमें नहीं है प्रैक्टिकल शायद। हाँ नहीं है उसमें। हाँ, ठीक हो गया। फिर आपके जो प्रैक्टिकल नहीं है जिनके तो वो फिर इस मंथ तक कंप्लीट हो जाएँगे आपके जो कोर्स है। तो फिर नेक्स्ट मंथ से जो है ना आपके प्रैक्टिकल होंगे, 1 से लेकर 13 तक। फिर भी मैं यूनिवर्सिटी वालों से पूछ लूँगी कि आपकी क्लासेस होंगी नेक्स्ट मंथ या नहीं, मतलब मेरे सब्जेक्ट की। तो फिर जैसे वो कहेंगे ना फिर वैसे कर लेंगे। वैसे ये जो हमने स्लाइड स्टार्ट की हुई थी आज ये इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो जाएँगी। तो इसके अलावा नेक्स्ट वीक फिर क्लासेस होंगी आपकी। मुझे था कि अगर मेरी क्लासेस हों जब ये स्टार्ट हो जाए यूनिवर्सिटी तो मैं आपकी प्रेज़ेंटेशंस रख लेती। मतलब ऐसे क्लास यस मैम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन रख लो। फिज़िकल हो जाती ना, तो अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि मुझे वो क्लासेस देंगे या नहीं फिज़िकल। क्योंकि अभी जो नोटिफ़िकेशन आया उसमें यही है कि 1 से लेकर 13 तक जो है वो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी। तो फिर देखते हैं कैसे करना है। मुझे यही था कि मैं इस मंथ आपका कंप्लीट कर देती कोर्स और जब हमारी फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होती तो आपकी प्रेज़ेंटेशंस रख लेती। तो अब मैं पूछूँगी जैसे सर कहेंगे, फिर वैसे देख लेते हैं। बाकी ये मैंने आपको स्लाइड्स शेयर कर दी थी कल। आज हमने ये विटामिन्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन से स्टार्ट करना है। काफ़ी कम स्टूडेंट्स प्रेज़ेंट हैं आज। Vitamins and mineral nutrition 2 broad intervention programs address in questionnaire जो हमने कुछ क्लासेस में क्वेश्चनेयर डिस्कस किया था, उसमें ये 2 ऐसे प्रोग्राम थे जिन पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया था, सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफिकेशन। इसको अब हम आगे देखेंगे किस-किस कंट्री में किस-किस तरह इस पर काम किया गया था। तो अगर हम पहले देखेंगे सप्लीमेंटेशन है क्या? ये नीचे एड नोट्स में है। A dietary supplement is intended to provide nutrient that may otherwise not be consumed in sufficient quantity. Supplements are generally understood include vitamin, mineral, fiber, fatty acids और amino acids among other substances. कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाएगा या कोई ऐसा बेबी है या कोई ऐसी अनीमिक गर्ल है, कोई भी जिसको कोई डिज़ीज़ है तो उसको फिर हम सप्लीमेंटेशन देंगे, वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो विटामिन या मिनरल ही होगी, वो किसी भी फ़ॉर्म में हो सकती है। इस चीज़ को देखते हुए कि उसमें किस चीज़ की डेफ़िशिएंसी है। तो जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो इसको जिन कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्ड किया गया था वो 86 कंट्रीज़ थे, 86 रिस्पोंडेंट कंट्रीज़।
Iron supplementation for pregnant or non-pregnant women most often implemented at national scale 83%. जो आयरन सप्लीमेंटेशन का रेट था वो 83% इसलिए था कि सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही नहीं इसकी डेफिशिएंसी हो जाती। अगर हम आम गर्ल्स को देखें जो स्कूल गोइंग भी होती हैं या जो अभी मैरिड नहीं होती, तो उनमें भी ये काफ़ी जो डेफिशिएंसी होती है आयरन की। तो इसलिए जो इनका जो रेट था, वो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा था कि काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको फ़ॉलो किया था और इसकी सप्लीमेंटेशन हुई थी, 83% था। In most countries, vitamin and mineral supplementation programs were managed by the government. 73% of respondent country healthcare system 78%. कि गवर्नमेंट के साथ-साथ जो जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम थे, उसमें हमारे प्राइवेट जो काम कर रहे हैं या जो भी एनजीओज़ हैं, जिनका मेन मकसद ये है कि हमने जो अपनी कम्युनिटी की, अपने इर्द-गिर्द की जो हेल्थ सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है। ये इन दोनों ने मिलकर इस पर काम किया था विटामिन और मिनरल की सप्लीमेंटेशन पर। तो गवर्नमेंट ने तो लॉ बनाना था और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी थी जिससे हमारी जो पॉपुलेशन है जिसमें ये जो डेफिशिएंसीज़ आ रही हैं वो कम हों। लेकिन हेल्थ सिस्टम जो थे जिसमें सारे आएँगे, जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जितने भी वो काम कर रहे हैं उन सब ने मिलकर फिर इस पे काम किया था और उनका रेट रिस्पोंडेंट कंट्री का 73% रहा था और हेल्थ सिस्टम का 78% रेट रहा था। अफ्रीकन रीजन एंड द साउथ ईस्ट एशिया रीजन जिसमें यूएन एजेंसी और प्राइवेट जितनी भी एनजीओ थी वो थी एंड द प्राइवेट सेक्टर वर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ द सप्लीमेंटेशन स्कीम इन एडिशन टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने तो पॉलिसीज़ बना देनी थी और एक जो पम्फलेट या किसी भी तरीके से उनको पहुंचा देना था मैसेज कि हमने ये सप्लीमेंटेशन की है और इस ऑर्गेनाइजेशन या इस कंपनी के ज़रिए हमने ये प्रोडक्ट्स डेवलप कर दी हैं। लेकिन आगे प्राइवेट सेक्टर का ये काम था कि उन्होंने उन चीज़ों को लेकर सारे जो नेशन हैं उस तक उनको प्रोवाइड कैसे करना है। वो उसके भी डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं। वो मीडिया के ज़रिए भी जो एड्स हमारी चलती हैं टीवी पर उसके ज़रिए भी वो काम कर सकते हैं या अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें भी जो एड्स चलती हैं हमारी साइट पर या अगर यूट्यूब को अगर हम देखें तो अगर कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो उसमें एड्स अब कंपल्सरी कर दी हैं उन्होंने। तो अगर हम इसको देखें तो इसके पीछे एक पूरी स्कीम होती है कि वो अगर देखें वो कोई ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं जो हमारे इर्द-गिर्द उसकी ज़रूरत होती है या कोई ऐसी नई प्रोडक्ट जो डेवलप की गई होती है और उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट का जो काम था उन्होंने तो वो उनको इजाज़त देनी थी कि आप लोग ये बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर उसको आगे उसको प्रमोट कैसे करना है और किस तरह हम उसने हर लोग तक पहुँचाना है, चाहे वो किसी भी एरिया के रहने वाले हैं। अगर वो यूट्यूब नहीं भी यूज़ कर रहे या अगर सोशल मीडिया में नहीं है, तो अगर उनके घर टीवी है, तो उनके ज़रिए किस तरह वो हमने मैसेज पहुँचाना है कि ये ऐसी प्रोडक्ट है, उसके ये फ़ायदे हैं। तो हमने सिर्फ़ ये नहीं देखना, सिर्फ़ उसी एरिया के लोगों को नहीं देखना कि ये लोग हैं या अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें कि ये ज़्यादा जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो इनको ये ज़्यादा पता चल जाएगा प्रोडक्ट्स का। तो इसमें हमने सब लोगों को इन्वॉल्व करना है हमारे कम्युनिटी के कि जो लोग उनसे इन टच नहीं हैं, उन तक भी ये मैसेज किस तरह पहुँच सकता है। अगर हम अपने एज्ड लोगों की बात करें, वो ही अगर इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, तो उन तक ये मैसेज कैसे पहुँचाएँगे? वो न्यूज़पेपर हमारे जो बड़े हैं वो बहुत मतलब पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि एड्स आती हैं। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर का काम होगा कि हमने जो एक चीज़ है उसको आगे प्रमोट कैसे करना है। तो ये था अफ्रीका रीजन और साउथ एशिया एशिया रीजन की बात। तो अगर यूरोपियन रीजन में देखें तो उधर भी इसी तरह काम हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर अलोंग विद गवर्नमेंट कि जो एक है वो अकेला तौर पर काम नहीं कर सकता। जब 2 लोग या 2-3 उसको लेकर नहीं चलेंगे, आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे, मिलकर नहीं चलेंगे, तो एक चीज़ जो है वो अच्छी तरह प्रमोट हो भी नहीं सकती। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर वो एक चीज़ को आगे पहुँचाते हैं। तो अगर ये नीचे देखें हम सप्लीमेंट की तो बात कर ली है, एनरिच्ड क्या है? एनरिच्ड मीन न्यूट्रिएंट्स दैट वर लॉस्ट ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग हैव बीन एडेड बैक। एन एग्जांपल इज एडिंग बैक सर्टेन विटामिन्स लॉस्ट इन प्रोसेसिंग व्हीट टू मेक व्हीट फ्लावर। तो फूड फोर्टिफिकेशन है इज द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स
like iron, vitamin A, folic acid, iodine to staple foods to improve their nutritional content. सप्लीमेंटेशन तो वो है ना जब हमने देख लेना है, हमें पता चल जाना है कि हमारे पास जो पेशेंट आया है, उसमें ये डेफ़िशिएंसी थी। लेकिन फूड फोर्टिफ़िकेशन ये है कि हमने उसमें पहले ही हमने उसमें फोर्टिफ़ाई कर देना है कि अगर ये चीज़ अगर डेफ़िशिएंसी है इस एरिया में या इस रीजन में, तो उसको हमने बीट कैसे करना है। तो स्टेपल फूड्स वो कौन-सी फूड्स होंगी, वो फूड्स होंगी जो हम अ, रूटीनली ईटन करते हैं, मतलब सही क्वांटिटी में, इन सच अ क्वांटिटी दैट इज़ डोमिनेंट पोर्शन एंड सप्लाइंग अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी नीड। ये स्टेपल फूड्स में हमारे वो सारी फूड्स आ जाएँगी जो हम लार्ज क्वांटिटी में डेली कंज़्यूम करते हैं, और हमारे जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसका हम एक बड़ा हिस्सा हम उन स्टेपल फूड से ले रहे होते हैं। इसमें हमारे व्हीट फ्लोर भी आ सकते हैं, पोटैटोज़ भी आ सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, व्हीट हम ये सब स्टेपल फूड्स में आएँगी। यही फूड फोर्टिफिकेशन जिसकी अभी हमने डेफ़िनेशन देखी है, वो उसकी अगर देखें तो फूड फोर्टिफिकेशन में मोस्ट कंट्रीज़ रिपोर्टेड साल्ट फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के आयोडीन और विटामिन ए। फ्लावर फोर्टिफिकेशन में किस-किस की उन्हें फोर्टिफिकेशन ज़्यादा थी, वो आयरन, फोलिक एसिड, ज़िंक। तो ये उन्होंने पहले क्वेश्चनेयर जो हमने डेवलप किया था, फिर जब वो उन्होंने कम्युनिटी में उसको फ़िल करवाया तो पता चला कि यहाँ के लोगों में आयरन की, फ़ोलिक एसिड की और ज़िंक की ज़्यादा डेफ़िशिएंसी है। जैसे हम अगर अपनी वीमेन की बात करें तो उसमें आयरन मोस्ट उनकी डेफ़िशिएंसी होती है और फ़ोलिक एसिड की। तो उन्होंने उसको क्या किया कि फ्लोर जो है हमारी डेली यूज़ है और हम उसको यूज़ मतलब हमारे वो ईट में ज़्यादा आता है, तो उन्होंने उसमें इसकी फ़ोर्टिफ़िकेशन कर दी, 43% उसका रेट था। मार्चरीन एंड बटर फोर्टिफिकेशन जिसमें विटामिन ए उन्होंने ऐड किया 1/3% था। ऑयल फोर्टिफिकेशन में उन्होंने विटामिन ए ऐड किया, मोस्ट कॉमन इन अफ्रीका रीजन। कॉम्प्लीमेंट्री फूड मोस्ट ऑफन साउथ ईस्ट एशिया रीजन एंड द ईस्ट मेडिटेरियन रीजन। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एजेंसी, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर। ये जो हमने बात की कि फोर्टिफिकेशन जो करवानी थी वो गवर्नमेंट एजेंसी का काम था कि उन्होंने क्वेश्चन डेवलप किया, पता किया कि कौन-कौन सी चीज़ की डेफ़िशिएंसी है और फिर हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। चाहे हम उसको बटर में इंक्लूड करके, व्हीट में इंक्लूड करके या ऑयल में इंक्लूड करके। तो ये जो सारा काम था ये गवर्नमेंट का था। जितनी भी उनकी एजेंसी थी जो वो काम कर रही थी, उन्होंने इस पे काम किया। लेकिन उसको आगे प्रोड्यूस कैसे करना और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है हर एरिया के लोगों तक, वो फिर प्राइवेट सेक्टर का काम था। कि कोई भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी भी डेफ़िशिएंसी को कोई एक अकेला काम नहीं कर सकता, तो ये जब ये दोनों मिलके काम करेंगी, तो फिर काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो सकती है। आगे है ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़। इसके रिस्पोंडेंट कंट्री थे 105, मोर देन हाफ कंट्रीज़ डाइटरी गाइडलाइन, न्यूट्रिशन काउंसलिंग एट प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, फूड लेबलिंग। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम थे वो थे डाइटरी गाइडलाइन कि जितने भी हमारे पास हेल्थ केयर सेंटर्स में आने हैं, उनको हमने डाइटरी गाइडलाइन देनी है। चाहे वो उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है कि अगर वो हमें हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे, हमें वो हमारा जो काम हो जाए और हम चले जाएँ। इसके अलावा भी हमने उनको डाइटरी गाइडलाइन देनी है। अगर इतना टाइम नहीं है कि हम उनकी काउंसलिंग कर सकें, तो हमें एक ऐसे पम्फलेट पैड की शक्ल में अपने पास रखने होंगे जो हम उनको रिकमेंड करेंगे। कोई भी सप्लीमेंट या मेडिसिन उसके साथ वो अटैच करके हम दे देंगे डाइटरी गाइडलाइन। लेकिन अगर वो काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, आपसे कोई मशवरा लेने के लिए आ रहे हैं, तो फिर हम उनको उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी करेंगे। और फूड लेबलिंग जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने कोई भी प्रोडक्ट जो हमने डेवलप करनी है, उसकी फूड लेबलिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे हम ब्रेस्ट मिल्क की हमने काफ़ी डिटेल बात की, तो ठीक है, हमने फ़ॉर्मूला मिल्क जो है वो डेवलप कर लिए हैं, मगर हमने फूड लेबलिंग कभी भी ऐसे नहीं करनी कि हम जो कहेंगे कि यही बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है फूड लेबलिंग में भी, और जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने उसमें मेंशन करनी है कि इसको हम कितने टेम्परेचर तक रख सकते हैं या इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये उन वहाँ पे हाइलाइट होना चाहिए, नोटिस
पे होना चाहिए कि फूड लेबलिंग की इम्पोर्टेंट चीज़ों में आता है। हेल्थी ईटिंग मैसेज शो द मीडिया 43%, राइज अनहेल्थी फूड प्राइसेस 12%। के जो अनहेल्दी फूड्स हैं, जो नहीं हमारे लिए बेहतर हैं, चाहे वो फ्रोज़न में हो या किसी भी कंटेनर फॉर्म में हो, तो अगर हम उनकी जो फूड प्राइसेस है वो हाई कर देंगे, तो बहुत सारे लोग हैं वो ले ही नहीं सकेंगे, उसका फिर दूसरा तरीका लेंगे। जैसे हम फ्रेश जूस की तरफ अगर जूस की अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर उसको हम फ्रोज़न या बहुत कंटेनर जो एक महँगे वाले होते हैं, उनको बात करें, लेकिन अगर वो उनमें अच्छे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिज़र्वेटिव्स उन्होंने उसमें यूज़ किए गए हैं और उसको फिर हम फ्रेश जूस के साथ तो नहीं हम मैच कर सकते ना, तो उसकी फिर हम जो प्राइसेज़ है बहुत हाई कर देंगे कि वो सारे जो हैं उसको ना ले सकें और जो फ्रेश फ्रूट्स की तरफ वो आ सकें। तो ये भी एक इनका स्टेप था हेल्थी फूड को प्रमोट करने के लिए कि उनकी जो प्राइसेज़ हैं, जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, वो हाई कर दी जाएँ। Measure to remove or reduce salt, sodium, or trans fatty acids from processed food were most common in European region and Western Pacific region। कि जैसे हमारी जो डाइट है, उसमें से हमने साल्ट को कैसे रिड्यूस करना है और ट्रांस फैटी एसिड्स को। जैसे अक्सर हम बाहर शॉपिंग के लिए जाएँ, तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं अपनी तरफ। लेकिन अगर हम उसको देखें गौर से अगर हम ऑब्ज़र्व करें, तो उन्हीं फूड्स में जो हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं अपनी तरफ, या तो वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई होती हैं या उनमें जो होता है बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट होता है, लेकिन हमें उस टाइम वो पता नहीं चल रहा होता। तो जो यूरोपियन रीजन है, जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है, उन्होंने इस पर काम किया कि हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। हम जगह-जगह जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, तो हम बजाय ये जो डीप फ्राई और हाई सॉल्ट फूड हैं, उनके बजाय हम कोई ऐसी फूड वहाँ पे रखें, जिनको लोग देखें और उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हों। जैसे आप देखें अक्सर हम शॉपिंग मॉल्स पे जाएँ, तो कॉर्न आजकल काफ़ी हमें नज़र आते हैं, तो अगर देखा जाए तो वो काफ़ी न्यूट्रिशियस हैं। बजाय उसके कि हम कोई डीप फ्राइड फूड खाएँ, जिसको डीप फ्राई किया गया हो, तो अगर हम कॉर्न की बात करें, तो वो हमें बेनिफिट भी होगा। तो ये जो वहाँ पे मॉल्स में रखने का क्या काम है कॉर्न्स को रखने का, बॉइल्ड कॉर्न्स जो होते हैं। यही है कि हम जो लोग हैं वहाँ से गुज़रने वाले उसको देखें, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और अगर उनको भूख लग भी रही है, तो वो कोई ऐसी चीज़ कंज़्यूम करें, जो उनको बेनिफिट हो सकती है उनके लिए। तो अगर वही बात अगर हम देखें तो ये सारा न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ में आएगा। ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि हम इर्द-गिर्द देखें जौन-सी चीज़ें, जौन-सी खाने वाली चीज़ें हैं या जो भी हमारी अ, कंपनीज़ जो हमारे लिए डेवलप करती हैं हमारे बेबीज़ के लिए या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सप्लीमेंट, ये सारा न्यूट्रिशन पॉलिसी के ही तहत होता है। लेकिन अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो गवर्नमेंट मेनली द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट इन यूरोपियन रीजन एंड द अफ्रीका रीजन, intervention programs were usually funded by the government with the support from UN agency in the African region and the Southeast Asia region। कि कोई भी इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट की फंडेड के ज़रिए ही हो सकता है, उसके अलग नहीं हो सकता। द टारगेट वाज प्रीडोमिनेंटली द जनरल पॉपुलेशन और चिल्ड्रन, कि हमारा जो मेन टारगेट होता है किसी भी चीज़ को इंटरवेंशन करने का, वही होता है कि उसमें जनरल पॉपुलेशन मतलब जनरल पॉपुलेशन में ऐसी कौन-सी डिज़ीज़ है जो है, और मेन फ़ोकस जो होता है हमारे चिल्ड्रन पर होता है। एक ऐसी डिज़ीज़ या ऐसी डेफ़िशिएंसी जो बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे कम करना है और हमने अपने चिल्ड्रन पर फ़ोकस करना है। फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी तो पता है हम सबको क्या है, कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना या ऐसी सिचुएशन अपने इन्वायरमेंट में डेवलप करना जिसमें सारे लोग जो हैं वो फिज़िकली, सोशली, इकोनॉमिकली जो सफिशिएंट और सेफ फूड है उसको वो एक्सेस कर सकें और वो ले सकें और अपनी जो डाइटरी नीड है उनको पूरा कर सकें। ये सारी फूड सिक्योरिटी में आता है। कि वो कोई भी तरह के लोग हों, शायद चाहे उनका किसी तरह का भी इकोनॉमिकली स्टेटस हो, मगर जो उनकी नीड्स हैं, उनको वो मीट कर सकें। तो इसमें जो रिस्पोंडेंट कंट्री थे वो 66 थे।
Most commonly reported policy activity research 59%, provision of seed 55%, subsidized sales and construction of irrigation system 48%. सब्सिडाइज सेल्स मतलब ऐसी फूड्स कि उनकी प्राइसेस जो है वो बहुत हाई चले गई हैं और जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने फिर उसकी जो प्राइसेस है उनको कंट्रोल करना है, मतलब अपने पुअर पीपल्स के लिए जो भी नेशन में है, ये सारे सब्सिडाइज सेल्स में आएगा। और इरिगेशन सिस्टम जो हमारा जो क्रॉप्स है जिसमें हमने फार्मिंग करनी है वो 48%, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स 42%, कि हमारे गांव में जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हैं उसमें कितने परसेंट हमने इन्वेस्ट करना है। प्राइस कंट्रोल कितने परसेंट की गई, 41%। जैसे हम अक्सर देखते हैं टीवी पर भी कि इसकी प्राइस आज कुछ होती है अगले दिन कुछ होती है, तो उसको जो कंट्रोल किया गया 41%। International agreement to increase domestic food production 41%, production credit from state-owned bank 39%, subsidized food for vulnerable groups 38%। वही बात कि vulnerable groups के जो लोग वहाँ पे फ्लडिंग हो गई थी या कोई भी किसी चीज़ की कमी हो गई थी कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं पहुँच पा रही, तो फिर जो एक चीज़ की प्राइसेस बहुत हाई थी, जो गवर्नमेंट का काम है उसकी जो प्राइसेस है उस एरिया में वो कम कर देती हैं, ताकि जो भी हमारे वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, वो अपनी जो मीट को है, जो उनकी डाइटरी नीड है, उनको पूरा कर सकें। मैम हाँ जी। मैम वो लास्ट स्लाइड याद कैसे करेंगे? ये वाली? जी मैम। फिगर्स नहीं करनी। फिगर्स जो हैं वो मेरी कोशिश होगी कि मैं नहीं दूँ आपको ना पेपर्स में, और मैं नहीं दूँगी। तो मैम मतलब इस स्लाइड में क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये तो समझ ऐसे ही नहीं मतलब आ मैं रही। पूछ सकती हूँ कि मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड पुलिसी एक्टिविटी क्या थी फूड सिक्योरिटी की। तो आप ये लिख सकते हैं कि उन्होंने रिसर्च किया था, प्रोविजन ऑफ सीड किया था उन्होंने, मतलब प्रोविजन ऑफ सीड्स मतलब ये है कि उन्होंने उसकी फोर्टिफिकेशन कैसे की थी। अगर उस एरिया में फैटी एसिड्स की ज़रूरत है जैसे ओमेगा 3 या ओमेगा 6, फिर उन्होंने उसको प्रोविजन किया गया था। मतलब ये जो लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइस कंट्रोल की गई, ये सारी उसकी पुलिसी एक्टिविटीज़ है ना। ये कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ थी? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जो फिगर्स हैं मेंशन नहीं करेंगे। अगर अगर मैं ये क्वेश्चन देती हूँ तो ऐसे ही दूँगी कि फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी एक्टिविटीज़ क्या थी? व्हाट आर द पॉलिसी एक्टिविटीज़ ऑफ फूड सिक्योरिटी? ओके है? ओके मैम। फिगर्स नहीं करनी क्योंकि फिगर्स याद करने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है करने की। तो मैं नहीं दूँगी फिगर्स, जो है ना मेरी कोशिश होगी कि ना मैं दूँ। तो बाकी आप चीज़ें याद करेंगे। नेक्स्ट है मेन पॉलिसी गोल्स इंक्रीज़ आउटपुट एंड फार्म इनकम, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि मेन गोल जो था इसका हमारा जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, ये जो हमने एक्टिविटीज़ थी, मेन गोल क्या था इन एक्टिविटीज़ का? मेन गोल यही था कि हमने जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ करनी है। कैसे इंक्रीज़ करनी है? जैसे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इरिगेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, ये अगर हम वहाँ पे जो सिस्टम वो बेहतर बनाएँगे, तो हमारी तभी आउटपुट ज़्यादा होगी ना, कि हम वहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा हो रही है और फिर हमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सेल करने को मिलेंगी। और फार्म इनकम्स, कि फार्मिंग से हमारी इनकम भी बढ़ेगी, ये हमारा मेन गोल था। और इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, मोस्ट कॉमन फूड कमोडिटीज़ टारगेट बाय द इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, की कौन-कौन सी ऐसी फूड कमोडिटीज़ थी जिन पर जो था ज़्यादा इंटरवेंशन किया गया। तो इसमें कौन-कौन सी फूड्स आएँगी, वो हमारी सारी फूड्स आएँगी जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। वो रॉ फॉर्म में भी हो सकती हैं और प्रोसेस्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं, जो ह्यूमन्स जो डेली लाइफ में हम कंज़्यूम करते हैं। तो उसमें हमारे सीरियल्स में हम फोर्टिफ़ाई कैसे कर सकते हैं? रूट्स और ट्यूबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रूट्स एंड ट्यूबर्स में वो आएगा जो हमारी ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, जो रूट्स होती हैं। उनमें हम कैसे अगर फोर्टिफ़ाई करना चाहें तो।
Seeds and sport research, Eastern Mediterranean region, subsidized sales of fruit and vegetables, region of America and the European region के अमेरिका और यूरोपियन रीजन में ये ज़्यादा किया गया था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर। सब्सिडाइज्ड फूड ग्रुप्स वल्नरेबल ग्रुप के लिए हमने जो फूड की प्राइसेस हैं वो लो कर देनी है। ये क्लास एंड हो जाएगी, आपने दोबारा ज्वाइन करनी है।